नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे FCRA 2020 कानून में अमेंडमेंट को लेकर। साथियों, शुरू करते हैं इसके इतिहास के साथ। सन 1976 इमरजेंसी काल चल रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने महसूस किया कि सरकार अंत्योदय तक शायद नहीं पहुंच पा रही, वह उन स्कीम्स को लागू नहीं कर पा रही है जिनको सरकार को करना चाहिए। अतः एक नया कानून पारित किया गया, इसका नाम दिया गया FCRA। उनका ये मानना था कि जो NGOs काम कर रहे हैं समाज में, अगर उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल जाए, क्योंकि सरकार उस समय फंड्स मुहैया नहीं करा पा रही थी, तो उससे वह समग्र विकास हो पाएगा जो एक सरकार को करना चाहिए। तो लिहाजा उस समय सरकार और NGOs ने मिलकर वो एक ताना बाना बनाने की कोशिश की, जिससे कि समाज में जहाँ जहाँ पर विकास नहीं हो रहा वह एक दिशा में होने लगे। यह एक बहुत ज़रूरी कदम था। उस समय जब किसी भी NGO को रजिस्टर किया जाता था तो प्रक्रिया बहुत सरल थी। दूसरा, यह अनिश्चित काल के लिए होता था, यानी कि लाइफ लॉन्ग, और इसके अंदर उस समय आपको कोई अपने खाते ऑडिट नहीं कराने होते थे। स्वेच्छा होती थी कि आप चाहें तो सरकार को भेज सकते हैं। उसी के साथ साथ में दो चीज़ें और जुड़ गई, 80G और 12A है। तो ये मान के चलिए ये सोने में सुहागा था, और ये सोने में सुहागा इस रूप में देखा गया कि आपके साथ राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है और अंतर्राष्ट्रीय फंड भी है। यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें हर तरह का कंट्रीब्यूशन उसमें मिल गया है। यही चीज़ NGOs को अट्रैक्ट करने लगी और उसकी मशरूमिंग होनी शुरू हो। जहां अच्छे प्लेयर्स थे वहां अब मैनिपुलेटर्स भी आने लगे। जहां ये माना जाता था कि ये समाज के काम के लिए है, धीरे धीरे इसमें मिलावट होने लगी। पहली बार महसूस किया गया 1984 में। इसमें थोड़े से रेगुलेशंस डाल दिए और बड़ा रेगुलेशन 2010 में ही आया। UPA सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उसके कैबिनेट कुलीग्स ने फील किया कि जो NGOs हैं जिनको विदेश से फंड मिलता है, वह कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को या गवर्नमेंट को अस्थिर करने में उस फंड को पॉलिटिकली यूटिलाइज कर रहे हैं, और वो फंडर ये चाहते हैं कि सरकार अस्थिर हो जाए या उनके मनचाहा कानून बन जाए या उस तरह के राइडर्स आ जाएं जैसा कि वह चाहते हैं। अतः इन ऑर्गेनाइजेशंस को एक शेप देने की कोशिश हुई। उस शेप में सबसे पहला तो था कि आपकी रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम नहीं होगी, 5 साल होगी, आपको ऑडिट कराना होगा, और तीसरा, आपको सरकार को समय समय पर अपने रिपोर्ट्स देनी होंगी कि आप कर क्या रहे हैं, क्या वो फंड वहीं यूटिलाइज हो रहा है। इसके बाद में 2012 में भी एक अमेंडमेंट हुआ, 2015 में भी हुआ। 26 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को NGO और स्वैच्छिक संस्थाओं को दिए जाने वाले सरकारी फंड के नियंत्रण को लेकर कानून बनाने का सुझाव दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार की सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने वाले NGOs के लिए गाइडलाइन काफी और प्रभावी नहीं है, इसलिए संगठनों के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई के लिए कानून की जरूरत है। यह मामला बड़ी रकम का है, लेकिन अभी तक इसे नियंत्रित करने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 8 हफ्ते में इस बारे में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था कि वह कानून बनाएंगे या नहीं। कोर्ट ने कहा था कि इस आदेश से NGOs के खिलाफ चल रही क्रिमिनल कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वही केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि 2002 से 2009 के बीच 4,756 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि राज्यों की ओर से 1,897 करोड़ रुपए दिए। औसतन हर साल 950 करोड़ रुपए संस्था को दिए। ये रकम वाकई में ही देखने लायक थी कि ये बहुत बड़ा अंशदान था सरकार की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ MOS होम ने संसद में बताया कि इन NGOs को पिछले 3 सालों में यानी कि 2017 से 19 तक 58,000 करोड़ का विदेशी अंशदान प्राप्त हुआ था।
ये वाकई में ही चौंकाने वाले आंकड़े थे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020, जिसमें गैर सरकारी संगठनों के विदेशी चंदे को व्यवस्थित करने का प्रावधान दिया गया है, लोकसभा ने इस विधेयक को इसी पार्लियामेंट में पारित कर दिया। ये 20 तारीख को इंट्रोड्यूस किया गया, सितंबर की 21 तारीख को यानी अगले दिन लोकसभा में ये पास भी कर दिया गया और एक दिन छोड़ के 23 तारीख को राज्यसभा में ध्वनि मत से पास कर दिया गया। इससे पता चलता है कि सरकार इस बिल को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर थी। गौर मतलब है कि इस विधेयक को लोकसभा में और राज्यसभा में पारित करने के बाद अब इसको राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया है। वहीं न्यायविदों की अंतर्राष्ट्रीय आयोग IJC ने विधेयक को लेकर कहा कि इसके प्रावधान मानवाधिकार के रक्षक और नागरिक समाज के अन्य कार्यकर्ताओं के समक्ष अनावश्यक और एक पक्षीय बाधाएं उत्पन्न करेंगे। आयोग ने राष्ट्रपति से अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ विधेयक की असंगति के कारण अपनी सहमति न देने का आह्वान किया है। यह गौर मतलब है कि हमारे राष्ट्रपति खुद विधिवक्ता हैं, अतः यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि कानून क्या है और वो कैसे बनेगा, उनकी जानकारी उनको है। आइए देखते हैं कि यह बिल 2020 किस रूप में लोगों ने देखा। पहले हम ये देखें कि इसमें एक शब्द के ऊपर काफ़ी तवज्जो दी गई। पहले जहां गवर्नमेंट सर्वेंट लिखा था, अब वो पब्लिक सर्वेंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? फेमस केस है इंदिरा जयसिंह और अनंत ग्रोवर का, जिसके ऊपर ED की रेड हुई। CBI ने भी अपनी उसके अंदर फाइंडिंग्स दी कि इनका NGO पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ना कि जिस काम के लिए इसके लिए फंड आ रहे हैं। लॉयर कलेक्टिव, जो LC के नाम से जाना जाता है, उसके खिलाफ एक पिटीशन दायर की गई और कहा गया इस NGOs के ऊपर रोक लगाई जाए और केस चलाया जाए। इसको पिटीशन को दायर करने वाले थे लॉयर वॉइस यानी LV वाले। इंदिरा मान सिंह ने कहा कि वह ASG हैं और यह ASG UPA के दौरान थी, अतः वह सरकारी कर्मचारी नहीं है। तो शायद इसी चीज़ को सरकार ने अपने मद्देनज़र रखा और ये दायरे को इतना बड़ा कर दिया कि अब इसमें वह सब लोग सम्मिलित हो जाते हैं कि जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, चाहे वो कंसल्टेंसी में करते हों, एडवाइजरी रोल में करते हों या किसी रूप में भी उनको उनका कंट्रीब्यूशन मिलता हो, वह पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। लोग एडिटर हैं या न्यूज़ चैनल्स चलाते हैं या रेडियो चैनल्स चलाते हैं, वह पहले ही एक्सक्लूड थे, पर यह दायरा बढ़ने के बाद में बहुत सारे ऐसे लोग इस दायरे में आ गए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद स्वामी ने विधेयक को पेश किया था। उस समय उन्होंने ये कहा था कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक आधार की व्यवस्था से जुड़ी संशोधन को लाया गया है। इसी बात पे सबकी भौहें तन रही थी कि जो भी उस NGO में काम करेगा या जो उसका डायरेक्टर होगा या उसका जो CEO होगा, वह अपना आधार कार्ड ज़रूर इसके अंदर लगाएगा और अगर वो विदेशी होगा तो उसका पासपोर्ट लगेगा, अगर वो विदेशी भारतीय है तो IOC कार्ड अगर हो तो वह भी लगाया जाए। लिहाजा सरकार धीरे धीरे उन चीज़ों को क्लोज ला रही थी जिनके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने एक डिसीजन में कहा था आधार असेंशनल नहीं है। फिर यहाँ पर मंत्री का ये कहना कि ये उच्चतम न्यायालय के वजह से हमने इसको सम्मिलित किया है, यह बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न छोड़ जाता है। दूसरा, सरकार ने ये कहा कि SBI नई दिल्ली को इस चीज़ के लिए एक निश्चित बैंक बनाया गया है कि जहाँ पर हर NGOs को जो कि ATG में जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेता है उसका अकाउंट SBI न्यू दिल्ली में होना ज़रूरी है, जबकि नेशनलाइज बैंक या RBI के द्वारा निर्देशित बैंक, चाहे वह है प्राइवेट हो, अगर वो RBI उसको रेगुलेट कर रहा है, वहाँ पर उनके अकाउंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पर सरकार का ये मानना था कि एक ही बैंक में निश्चित रूप से होगा और उसमें वही पैसा जमा होगा जो कि फॉरेन फंड से आया है, दूसरे फंड्स नहीं आएंगे। लिहाजा सरकार की तीखी निगाह रहे कि वह फंड कहाँ से आ रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है
सरकार के बैक ऑफ माइंड में ये भी शायद रहा होगा कि ये फंड बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, कई छोटे छोटे एनजीओज को डिस्ट्रीब्यूट करते थे ये अपने अंशदान में से, ताकि वह नीचे के लेवल पे जाकर एक ढांचे के रूप में उनका वो काम को कर सके। अब वो भी रोक लग गई है कि आप उस जो अंशदान आपको आ रहा है आप किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, भला ही वो भी रजिस्टर हो, क्योंकि ये अंशदान आपको आया है तो नेटवर्किंग आप नहीं कर सकते। तो इस चीज से बड़े ऑर्गेनाइजेशन या छोटे ऑर्गेनाइजेशन दोनों परेशान हैं, क्योंकि बीच की एक कड़ी हट गई है। इससे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जहां बंद हो सकते हैं या इनइफेक्टिव हो सकते हैं, वहीं बड़े ऑर्गेनाइजेशन उनके बल पे जो रिसर्च करते थे वह नहीं हो सकते थे। तो लिहाजा इससे सरकार का ये कहना था इसमें वही लोग रह जाएंगे जो कि बेस्ट एनजीओज हैं और ब्लैक शीप्स इसमें से धीरे धीरे अलग हो जाएंगे, इनइफेक्टिव हो जाएंगे। ये एक वजह हो सकती है कि छटनी कैसे की जाए। वहीं उन सरकार पे आरोप लगाया गया कि 2010 से 2019 के दौरान 19,000 एनजीओज के सर्टिफिकेट्स को कैंसिल किया गया, और उनसे ये सवाल लगातार आ रहा है कि 19,000 को कैंसिल करने के बाद में सरकार उनको लेकर किस निष्कर्ष पे पहुंची है, वेदर वो कैंसिलेशन ठीक हुई है या वह गलत हुई है। यह भी एक सरकार के सामने सवाल है। एमएचए जहां इनको कैंसिलेशन करती थी या सस्पेंड करती थी या इनको रोकती थी तो वो 180 दिन मैक्सिमम होते थे, यानी कि 6 महीने। अब यह 180 दिन और जुड़ गए हैं, यानी कि एक एनजीओ अगर वो अंडर आपके स्कैनर आ गया है और उसका आपने सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया है तो वह 360 दिन यानी कि 1 साल के लगभग उसको अपनी गतिविधियां रोकनी पड़ेंगी। एक महत्वपूर्ण बात इसके अंदर और आई है जिसको लेकर बहुत शोर मच रहा है, वो ये है कि पहले ये एनजीओज अपने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड में 50% तक खर्च कर सकते थे, पर अब ये नए नियम के अनुसार 20% होगा। यानी कि जो स्ट्रक्चर एनजीओज ने बना रखा था, जो अपना भव्यता बना रखी थी, सरकार चाहती है कि यह भव्यता काम में हो, यानी कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्चा है वो 20% से ऊपर ना हो और 80% उन लोगों पे खर्च हो जिसके लिए ये फंड आ रहा है। इसके विरोध में एमनेस्टी ने अपना इंडिया का वर्क क्लोज कर दिया है। वो वैसे भी अंडर सस्पेंशन चल रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट में भी गई और थोड़ा बहुत राहत मिली, लेकिन उसके ऊपर जो आरोप इतने बड़े थे कि उन्होंने इलीगली एफडीआई के नाम से इन लोगों को फंड दिया है, एफसीआरए में फंड नहीं दिया है, और ये चीज़ें खुल के जब सामने आ रही थी तो ऐसे में एमनेस्टी का ये कहना कि सरकार विच हंट कर रही है, यह भी उन एनजीओज के सामने एक प्रश्न था कि सरकार क्या चाहती है, क्योंकि सरकार के मन में एक बड़ी स्पष्ट क्लियरेंस है कि वह नहीं चाहते कि उस तरह के एनजीओज काम करें जो किसी को धर्मांतरण करते हों या सरकार का विरोध करते हों या सरकारी नीतियों के अगेंस्ट आकर सड़कों पे मुजाहरा करते हों, जैसा कि हमने अन्ना हजारे के टाइम में भी देखा। तो सरकार के मन में ये मानसा बड़ी क्लियर है। और एक और महत्वपूर्ण बात आई, पहले कोई भी एनजीओ अपना सर्टिफिकेट सरेंडर कर सकता था, अब ऐसा नहीं है। अगर सरकार ने आपको 5 साल का सर्टिफिकेट दिया है, रजिस्ट्रेशन दिया है, और आपका काम 3 साल में उस एनजीओ में पूरा हो गया है और आप उसको सरेंडर करने जाएंगे तो सरकार आपको कह सकती है कि रुकिए, मैं कार्रवाई करूंगी, मैं पहले देखूंगी कि ये फंड का इस्तेमाल ठीक तरीके से हुआ है कि नहीं, उसकी अकाउंटिंग ठीक है कि नहीं, और कहीं पर लैप्स तो नहीं है। लैप्स हुआ तो आपको सजा मिलेगी, अन्यथा आपकी इस रिक्वेस्ट को मान लिया जाएगा। यानी कि स्वेच्छा नहीं है कि आप इस कानून से कुछ गलत करेंगे और निकल जाएंगे। तो लिहाजा ये कानून इस तरह से बना है कि जिससे आलोचनाएं भी हो रही हैं, समालोचनाएं भी हो रही हैं, पर आने वाले समय में जो चीज़ को आगे महसूस किया जा रहा है कि इन एनजीओज का भविष्य क्या हो। सरकार को सोचना होगा कि एनजीओज ऑलवेज समाज के लिए काम करते थे, देश के लिए काम करते थे,
सरकार जिन कामों को नहीं कर पा रही थी, फंड्स की वजह से, टीम की वजह से, डिपार्टमेंट की वजह से, या उनकी रीच अंत्योदय तक नहीं थी, अगर वहां तक वो काम कर रहे थे तो उनमें राजनीतिक मतभेद नहीं होना चाहिए, उनको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, उनको बल्कि मनोबल बढ़ाना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकारों की तरफ से भी, ताकि इस देश का समग्र विकास हो सके। साथियों, आपको मेरा FCRA का ये एपिसोड कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पर बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी अपना कोई नया एपिसोड और या अपडेट डालूं तो आपको YouTube सूचित कर दे। नमस्कार।